जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज के इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। मेरे भाई, अगर इन 25 प्रश्नों में से आपका 20 से अधिक प्रश्न सही होगा तो प्रेजेंट टाइम में आपका तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर इन 25 प्रश्नों में से आपका 20 से कम प्रश्न सही होगा तो और अच्छे से आपको पढ़ाई करने का जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगले महीना में आप लोगों का पेपर जैसे करा लिया जाएगा, ठीक है ना। वही 10 से 15 तारीख के बीच में आप लोगों का पेपर करा लिया जाएगा, क्योंकि ये लोग नेवी वाले बोले हैं कि आप लोग का अगले महीना में रिजल्ट भी लास्ट तक ये लोग दे देंगे। तो अब आप लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज बहुत अच्छा प्रश्न लिया गया है, तो सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह से रिलेटेड आपके पेपर में एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय बंदरगाह कौन सा है। मुंबई बंदरगाह, संघाई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और मद्रास बंदरगाह। देखो यहाँ पर विश्व का बोला गया है, भारत का नहीं बोला गया है। और जब विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय बंदरगाह बोलेगा तो वो संघाई बंदरगाह हो जाएगा। पूछ देगा संघाई बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये चीन में स्थित है, ठीक है ना। और अगर बोल देगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, अगर भारत का सबसे बड़ा बोल देगा ना तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई। अगर भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा बोल देगा तो वो आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से। विश्व का अगर सबसे बड़ा पोताश्रय बंदरगाह बोलेगा तो संघाई बंदरगाह हो जाएगा जो चीन में है, और अगर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेगा तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। और बंदरगाह आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, तो वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बोला जा रहा है कि भारत के नियाग्रा का संज्ञा दी जाती है, यह किस नदी पर है। मेरे भाई, पेपर में यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा वह कौन सा बंदरगाह है जिसे भारत के नियाग्रा के संज्ञा दी जाती है, तो वो आपका चित्रकूट जलप्रपात नहीं, जलप्रपात पूछेगा तो बोलेगा भारत का वो कौन सा जलप्रपात है जिसे जैसे भारत के नियाग्रा का संज्ञा दी जाती है, तो वो आपका चित्रकूट जलप्रपात है। पूछ देगा चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि ये किस नदी पर स्थित है, तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। कल एक प्रश्न गलती हो गया था, मैं आप लोगों को बता दिया था हीरा कुंड बांध नर्मदा नदी पर, हीरा कुंड बांध में नर्मदा बता दिया था, ठीक है ना। तो वो आपका महानदी हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो, इंद्रावती नदी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसे भारत के नियाग्रा का संज्ञा दी गई है, तो ये कहाँ किस नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर है। याद रखना आप सभी साथी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूं ना मेरे भाई, इससे अलग आपके पेपर में प्रश्न नहीं पूछेगा। देखो, ये प्रश्न का नंबर बदल सकता है, लेकिन ये जो बांध है ये नहीं बदलेगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो जलप्रपात है ये नहीं बदलेगा। कोई भी जलप्रपात पूछ सकता है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। अगर इंदिरा सागर बांध बोल देगा तो वो कहां पर हो जाएगा मेरे भाई। अगर इंदिरा सागर बांध बोल देगा तो वो आपका नर्मदा नदी पर हो जाएगा। अगर इंदिरा सागर बांध बोल देगा तो याद रखना आप सभी साथी, यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि जवाहर सागर बांध कहां पर स्थित है। तो जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, चंबल नदी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, चंबल नदी इज राइट आंसर। बोल देगा माता टीला बांध कहां पर है, तो बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध कहां पर है मेरे भाई, माता टीला जो बांध है ना वो बेतवा नदी पर है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है भारतीय मृदा में जी तत्व की कमी होती है उसे क्या कहते हैं, तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बताओ। यहां पर आपका मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। भारतीय मृदा में जिस, यहाँ पर आप लोग जिस लगा देना, जिस तत्व की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं,
तांबा, लोहा, जस्ता और सोना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, जस्ता बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? बहुत अच्छे से मैं आप लोग को बताया हूं मेरे भाई। अगर आप लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मार्कोस 2.0 बैच लेकर पढ़े हो तो ऐसे प्रश्न को गलती नहीं करना, क्योंकि मेरे भाई झील वाला जो चैप्टर था ना, पूरा ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोग को बताया था कि कौन सा झील कहां पर स्थित है। और याद रखना, आपके पेपर में झील से एक प्रश्न पूछा जाएगा, या तो वो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछ दे, नहीं तो मीठे पानी का झील पूछ दे, नहीं तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछ दे, नहीं तो पूरे विश्व का सबसे गहरा झील पूछ दे, या पूरे विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील पूछ दे, लेकिन पूछेगा जरूर झील से। तो इसका राइट आंसर बताओ, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना झील और ये सभी। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया था कि राजस्थान में राजाओं का गढ़ है, ठीक है। तो यहाँ राजसमंद राजाओं से हो गया, फिर ये लोग जब जाते हैं युद्ध करने तो ये विजय हासिल करते हैं, तो वहां से जयसमंद हो गया। उसके बाद से ये लोग क्या करते हैं कि फतेह हासिल करते हैं। उसके बाद से फिर ये ढिंडवाना पिटवा देते हैं, मतलब पूरा ढिंढोरा पिटवा देते हैं। बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में ट्रिक के माध्यम से बताया था। अगर आप लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से नेवी एमआर के लिए मार्कोस 2.0 बैच लेकर पढ़ाई नहीं किए हो, तभी भी आपके लिए एक ऑप्शन है। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, फिर पेड कोर्स में जाना है और ये ई बुक आप लोगों को ले लेना है, ये पीडीएफ आप लोगों को ले लेना है। क्योंकि इस पीडीएफ में जो भी आपका नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैं प्रिंट आउट निकलवाया हूं, जो भी आपका जैसे अग्निवीर नेवी एमआर का ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें जितने भी चैप्टर का नाम दिया गया है, तो प्रत्येक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्न इस पीडीएफ में डाल दिया गया है। ये पीडीएफ कहां पर मिलेगा? ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में, ये पेड कोर्स में मिलेगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत करके इस पीडीएफ को बनाया गया है और सबसे कम प्राइस में दिया जा रहा है। आप लोग देखना, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो उधर का सारा प्रश्न इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। मैं सारा कंटेंट एक ही जगह दे दिया हूं, लेकिन आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पीडीएफ को लेकर और इसका प्रिंट आउट इस तरह से आप लोग निकलवा लेना, ठीक है ना। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग कहीं से कोई बैच नहीं लिए हैं। अगर आप नेवी एमआर के लिए कहीं से कोई बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहो। जो लोग कहीं से कोई भी बैच नहीं लिए है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, वो लोग जो लोग कहीं से कोई बैच नहीं लिए हैं, वो लोग अग्निवीर नेवी एमआर का पेपर देने जाने वाले हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो लोग अगर इस पीडीएफ को ले लेते हैं जो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में डाला गया है, तो वो अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस पीडीएफ को लेकर इस तरह से प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें मैं यूट्यूब पर आप लोगों को बता ही दिया हूं, फिर से बता रहा हूं, ये पीडीएफ उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो लोग कहीं से कोई बैच नहीं लिए। जो लोग बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को तो चैप्टर वाइज पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन जो लोग कहीं से कोई बैच नहीं लिए उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, और जो लोग बैच ले लिए हैं वो लोग पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी बेस्ट ही रहेगा। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? देखो, भारत की सबसे बड़ी नदी आप लोग बार बार पढ़ते आए हो, तो भारत की सबसे छोटी नदी भी तो पता होना चाहिए। भारत का जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो मेरे भाई गंगा नदी की लंबाई कितनी है आप सभी साथियों को पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी की लंबाई है ना 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई अगर पेपर में पूछ देगा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो मेरे भाई भारत की अगर सबसे चौड़ी नदी पूछेगा ना तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और अगर भारत का सबसे छोटी नदी बोलेगा तो वो आपका अरवरी नदी हो जाएगा, जो राजस्थान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 45 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसकी लंबाई ओनली 45 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवरी नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और मेरे भाई अलकनंदा नदी उत्तराखंड में मैं आप लोगों को बताया हूं। उसके बाद से गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। याद रखना आप सभी साथी, नदी से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। मानस नदी किस नदी का उपनदी है?
जल्दी से बताओ। उपनदी क्या होता है? एक नदी बहती है, ठीक, और इसी नदी में एक दूसरा छोटा नदी आकर मिल जाता है, तो जो मिलता है ना वही नदी, जैसे जो नदी बहती है उस नदी का उपनदी हो जाता है। जैसे मेरे भाई गंगा नदी बहती है तो यमुना नदी इधर से आके गंगा में मिल जाती है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी हो जाती है। उसी तरह से मानस नदी किस नदी का उपनदी है? जल्दी से बताओ। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सरस्वती। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ। जितने भी साथी ब्रह्मपुत्र बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो ये सब आप लोग याद रखना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों के गति का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी से बताओ मेरे भाई। कापरनिकस, कैपलर द्वारा, गैलीलियो द्वारा और मार्कोनी द्वारा। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। इसका राइट आंसर जितने भी साथी कैपलर द्वारा बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। और सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? तो ये कापरनिकस है। अगर पूछ देगा कि सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है, तो मेरे भाई ये कौन है? ये आपके कापरनिकस हैं। और ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? कैपलर द्वारा किया गया। ग्रह से रिलेटेड सोलर सिस्टम जो आपका है ना, सौर मंडल जो है ना, यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? देखो कितना अच्छा लेवल का प्रश्न पूछ दिया है। आप लोग तो सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत पढ़े होंगे जो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है, लेकिन इसका राइट आंसर बताओ। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई। ये सबसे पहले नंबर पर आता है। जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है। हिमालय की एक सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और इसका ऊंचाई कितना है? 8,848.56 मीटर, और ये बढ़ते रहता है, ठीक है ना। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोगों को पता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक। अब यहाँ पर बोला जा रहा है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा। मेरे भाई अगर भारत का सबसे बड़ा चोटी पूछ देगा तो वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। अगर भारत का सबसे बड़ा चोटी पूछ देगा ना, भारत का सबसे बड़ा चोटी पूछ देगा तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? भारत का सबसे बड़ा अगर चोटी पूछ देगा तो वो कंचनजंगा हो जाएगा। केटू गाडविन स्टीन भारत में है, लेकिन भारत के पीओके में है। वो भारत का हिस्सा तो है लेकिन पाकिस्तान का उस पर कब्जा है, ठीक है ना। पाक अधिकृत कश्मीर में है केटू, ठीक है ना। जो केटू का जैसे गाडविन आइंस्टीन है, और ये कंचनजंगा आपके भारत में है, ठीक है ना। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई मकालू हो जाएगा। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो मकालू पर्वत है। याद रखना आप सभी साथी, मकालू पर्वत इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? पाली भाषा, हिंदी भाषा, देवनागरी भाषा और ब्रज भाषा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। देखते हैं कितने साथी इसका राइट आंसर बताते हो। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, पाली भाषा बता रहे हो, राइट बता रहे हो। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो ये पाली भाषा थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? आग का आविष्कार किस युग में हुआ? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जितने भी साथी इसका राइट आंसर नवपाषाण काल बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये मेरे भाई पूरा पाषाण काल में हुआ। दोनों याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम क्या था? ये जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, अच्छे से पढ़ के जाना। और मैं जो एनडीसी एप्लीकेशन में जो मैं ई बुक दिया हूँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूरा विस्तार से सब कुछ अच्छे से मैं लिख दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर बता दो। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम क्या था? भगवान पार्श्वनाथ, महावीर, स्वामी ऋषभदेव और नेमिनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 22वें तीर्थंकर का नाम बोल रहा है तो ये आपका नेमिनाथ हो जाएगा। देखो जैन धर्म है तो इसके 22वें तीर्थंकर का नाम नेमिनाथ है। पूछ देगा जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है, ठीक है ना। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये मेरे भाई ऋषभदेव को माना जाता है। याद रखना आप सभी साथी। और 24वें तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो 24वें तीर्थंकर किसे कहते हैं ये भी मैं आप लोगों को क्लास में बताया हूँ। जो सन्यासी बन जाते हैं ना, मोह माया सब त्याग देते हैं, घर और दुआर सब छोड़ देते हैं, तो उन्हीं को तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बोल दे या संस्थापक
दीपक बोल दे तो वो ऋषभ देव हो जाएगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर बोल दे तो वो नेमिनाथ हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बोल दे तो वो महावीर स्वामी हो जाएगा। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बोल दे तो वो भगवान पार्श्वनाथ हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो भगवान पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ये सब आप लोग याद रखना जैन धर्म के बारे में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? सारनाथ, बोध गया, श्रीवास्तु यहां पर रहेगा। चलो इसको छोड़ो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बोध गया हो जाएगा। बोध गया, पहले इसका नाम गया था। जब महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गया का नाम बोध गया हो गया, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध का नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद से सिद्धार्थ था, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछ सकता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये आपका सिद्धार्थ था। उसके बाद से बाद में ये क्या हो गया? जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ ना, तो मेरे भाई ये क्या होगा? जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया तो फिर इनका नाम क्या पड़ गया? गौतम बुद्ध पड़ गया। याद रखना आप सभी साथी, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो मेरे भाई इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो मेरे भाई नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ गौतम बुद्ध का जन्म। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ। ये पहला उपदेश कहाँ पर दिए? सारनाथ में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। और महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में दिए, ठीक है ना। चलो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। और ये भारत पर कब आक्रमण किया? तो मेरे भाई ये भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। बार बार पूछा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में आक्रमण किया। नेक्स्ट है सती प्रथा का जनक किसे कहा जाता है? तो सती प्रथा का जो जनक है, सती प्रथा का मतलब आप लोग समझ रहे हो। पहले क्या होता था कि जो भी मतलब लड़की लोग रहती थी, इन लोगों का शादी बुढ़वा लोगों से कर दिया जाता था। मतलब जैसे महिलाओं का उम्र थोड़ा कम ही रहता था, ज़्यादा एज वालों के साथ शादी कर दिया जाता था। और जब ज़्यादा एज वालों का मृत्यु हो जाता था तो इसका जो चिता जलता था ना, तो इसी पर लड़की लोगों को जिंदा बैठाकर और जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा कुछ ऐसा कहता था, लेकिन इसका अंत करा दिया गया, ठीक है ना। इसका अंत किसके द्वारा करा दिया गया? तो मेरे भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा करा दिया गया। और इसके जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन को सती प्रथा का जनक माना जाता है। याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो मेरे भाई चौसा का युद्ध जल्दी से बताओ। अगर बक्सर का युद्ध बोल देगा तो वो आपका 1764 हो जाएगा, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध अगर बोल देगा तो कब हो जाएगा? 1764 हो जाएगा। अगर पलासी का युद्ध बोल देगा, बार बार पूछा जाता है, पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो मेरे भाई पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आर्मी का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग आर्मी का तैयारी करते हो ना, तो जल्दी से बताओ आर्मी का फुल फॉर्म क्या है। जितने भी साथी अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी अंग बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी अंग जितने भी साथी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो ये दोनों ऑप्शन एक ही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का नाम है? तो खिलाड़ियों का उपनाम भी पूछा जाता है। इसका राइट आंसर शोएब अख्तर। जितने भी साथी बता रहे हो राइट बता रहे हो। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का नाम है? तो शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट है ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता द्वारा कब अपनाया गया? तो जल्दी से बताओ ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता द्वारा कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर जितने भी साथी 22 जुलाई 1947 बता रहे हो, राइट बता रहे हो। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है ना, वो आपका दिल्ली में हुआ था। याद रखना आप सभी साथी। जितने साथी ऑप्शन डी बता रहे हो राइट बता रहे हो। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय
कार्य करता है, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है, तो मेरे भाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, और ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब आपका मौलिक अधिकार है। आपका नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री क्या है मेरे भाई, देखो अच्छा लेवल का प्रश्न है, जल्दी से बताओ। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र है, ठीक है ना। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टपक आते हैं। ऑप्शन डी जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो। चिल्का झील के बारे में पूछ रहा है। चिल्का झील कहाँ पर है, ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील। प्रदेश निम्नलिखित नदियों के मुहाने के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर महानदी और गोदावरी हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, तो मेरे भाई नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। जितने भी साथी 2015 बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है बंदरगाह जहां कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है, वह कौन सा बंदरगाह है जहां कोई भी पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं है, तो इसका राइट आंसर डायमंड हार्बर बंदरगाह हो जाएगा, जो पश्चिम बंगाल की तरफ पड़ता है, ठीक है ना, हुगली नदी के तट पर पड़ता है। तो अभी 25 प्रश्न आप लोगों का पूरा समाप्त हो गया है। इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और ये क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। और हर रोज इसी तरह से आपको क्लास मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।